Hello students, once again I welcome you all on my YouTube channel Easy Chemistry, and today we are going to move ahead in electrochemistry. In the last video we have seen about the variation of molar conductance and conductance with concentration, means how these two terms vary when we change the concentration or when we dilute the solution. And also we have seen about how we are going to find out the maximum limiting value of conductivity for the dilute solution of a various solution, and especially the strong electrolytes. Okay, and in the last video also I have said to you that it is not possible to find out the maximum limiting conductance value, or I should say the conductivity at zero concentration, or we also name it as the conductance at infinite dilution. So all these values we have calculated for the strong electrolyte using graph, and it is not possible to find out the conductance at zero concentration for weak electrolyte using the graph. So for that one scientist named F.W.G. Colrosh had given a law which states that which has given some which had done some calculations in order to find out the conductivity at zero concentration for the weak electrolytes. So today we are going to study about this F.W.G. Colrosh law, how it is useful to calculate out the molar conductance at zero concentration for the weak electrolytes. So let us move to the topic. So students, F.W.G. Colrosh had given a law which states that at infinite dilution, means when we are diluting the solution up till the maximum extent. Okay, we are diluting the solution up till the maximum extent. So at infinite dilution each ion, okay, now इसका बोलना क्या है कि हमने जब एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, हमने सोल्यूशन लिया, उसकी कंडक्टिविटी मेजर की, देन हम क्या करते गए, उसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते गए, वी आर एडिंग वाटर, देन वी आर मेजरिंग द कंडक्टिविटी। और हमने देखा था कि जैसे जैसे हम वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो अब ये जो कंडक्टिविटी बढ़ने का प्रोसेस है वो बोल रहा है कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब बहुत ज्यादा हमने डाइल्यूशन कर दिया, तो उस डाइल्यूशन में जितने आयंस है, सपोज अगर मैं ले लूं, ये मेरा कंटेनर था और इसमें मैंने एक सोल्यूशन ले लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम ले लेते हैं, कोई भी, सपोज KCl ले लिया है मैंने, ठीक है। अब KCl में कौन कौन से आयंस हैं, K+ आयंस और Cl- आयंस। ओके, अब जितने भी आयंस होंगे, जरूरी नहीं है 1 रहेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस वैरी होंगे, तो ये जितने भी नंबर ऑफ आयंस इस सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है। हम डाइल्यूट भी करते जाएंगे तब भी नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे। अब वो क्या बोलना चाहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब मैंने एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक इसमें डाइल्यूशन कर लिया, वो मैक्सिमम एक्सटेंट कैसे डिफाइन होगा, जहां तक हमारी कंडक्टिविटी दिखेगी, मतलब सोल्यूशन कंडक्ट करता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी शो करता रहेगा, तब तक के हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। और वो डाइल्यूशन की एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद आपका सोल्यूशन जो है कोई कंडक्टेंस नहीं दिखाएगा। तो ये जो मेरी वैल्यू है वो है मेरी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक मैंने सोल्यूशन को डाइल्यूट करती गई वो है मेरी द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसका बोलना क्या है कि ऐसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्टेट पे, जब हमारा सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्टेट पे है, मतलब हमने मैक्सिमम डाइल्यूशन कर लिया है, तब उसमें जो आयंस प्रेजेंट है, अब ये एक एक आयंस जो है, अब ये क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये आयंस जो है वो एक में एक से दूर होते जाएंगे, ये स्पेस बड़ी होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसमें से ये जो आयंस जो आपस में पास में थे, अब वो क्या हो जाएंगे, एक में एक से दूर रहने लगेंगे, ठीक है, जितना दूर उनका रहेगा उतने दूर वो जाते जाएंगे। तो अब ये जो सोल्यूशंस है, ये जो सोल्यूशन है उसमें जो आयंस है सभी अब क्या है, अच्छे डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो ये बोलता है, कोलरोश लॉ क्या बोलता है, द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन, हर एक आयन इसमें का माइग्रेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कोआयन, मतलब अब इसको जो है ये इसके बारे में नहीं सोचेगा, ना ये इसके बारे में सोचेगा, ना इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन रहेगा या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ये अपना इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा, ये अपना इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा था कि हम इन आयंस को वर्किंग पर्संस करके कंसिडर करते हैं, कि जो हमारा कंडक्टेंस कैरी करने का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो वर्किंग आयंस हैं हमारे, ये जो वर्क कर रहे हैं हमारे आयंस जो है, उनको हम लोगों ने वर्किंग पर्संस कंसिडर किया है। तो अब क्या रहेगा कि ये सॉल्यूशन में
ये जो आयंस है वो दूर दूर अपना अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहा है और ये अपना काम कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? इसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में, इसी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जो भी कंडक्टेंस इस सोल्यूशन का रहेगा वो इन दोनों की वजह से रहेगा। ये अपना काम करके कंडक्टेंस देगा, ये अपना काम करके कंडक्टेंस देगा। तो ये जो है वो क्या हो रहा है, एक में से इंडिपेंडेंट होके माइग्रेट हो रहा है। माइग्रेट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वन प्लेस टू अनदर मूव होंगे, वन प्लेस टू अनदर मूव होंगे, तभी क्या होगा, तभी करंट कैरी होगा। सो each ion migrates independent of the co-ion and contributes to the total molar conductivity। अब इस पूरे सोल्यूशन की अगर मुझे मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें इस सोल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी, तो वो मोलार कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है कि ये जो आयंस जो माइग्रेट हो रहे हैं, जो करंट कैरी करने का काम कर रहे हैं, यहां से वहां लेके जा रहे हैं करंट को, वो क्या कर रहे हैं, दे आर कैरिंग द करंट और दे आर the conductivity is due to these ions. Okay, so according to the Kohlrausch law, he says that if I want to derive an equation for the Kohlrausch law, then it says that the molar conductivity at zero concentration for any ion, suppose here it is KCl. So the molar conductivity at zero concentration for any electrolyte can be calculated as the total number of पॉजिटिव आयंस। अब इसमें पॉजिटिव आयंस जो है, जितने पॉजिटिव आयंस है जो कि काम कर रहे हैं, मतलब द वन विच आर कैरिंग द करंट, सो n प्लस इंटू द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर द पॉजिटिव आयंस प्लस नंबर ऑफ negative ions present into molar conductivity at zero concentration for the negative ions. So this is the Kohlrausch law. Now this Kohlrausch law is used to calculate out the molar conductivity at zero concentrations for all types of electrolytic solutions. Okay, चाहे वो strong electrolyte हो, चाहे weak electrolyte हो, हम सभी के लिए ये Kohlrausch law use करते हैं to find out the molar conductance at zero concentration. अब suppose if we want to find out the molar conductance for at zero concentration for this KCl solution, then according to the Kohlrausch law, number of the positive ions, now in this case positive means K plus, so number of positive ion is only 1 into the molar conductivity at zero concentration for K plus ions plus 1 into molar conductivity at zero concentration for Cl minus. When we are going to add this up, means the total work done by K plus and total work done by Cl minus, दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, the total molar conductivity at zero concentration for KCl. ठीक है, सिमिलरली एक और ले लेते हैं एग्जांपल, मोलार कंडक्टिविटी फॉर सपोज वी हैव टू फाइंड आउट बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। सो इसमें क्या हो जाएगा, नाउ इन दिस केस देयर इज ओनली वन Ba2 प्लस आयन, सो 1 into the lambda 0 means the molar conductivity at zero concentration for Ba2 plus number of negative ions. Now in this case there are OH minus, two molecules of two OH minus, therefore we will write here 2 into lambda 0 of OH minus. So this is nothing but the application of the Kohlrausch law, that we can apply the Kohlrausch law to find out the molar conductivity at zero concentration for the electrolytes, all types of electrolytes. But strong electrolyte को find out करने के लिए तो हमारे पास एक और मेथड है, कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि when we plot a graph for strong electrolyte, अगर मैंने अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलार कंडक्टिविटी के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो मुझे ग्राफ किस टाइप का मिलता है, यहाँ पे ऐसे 3-4 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब एक रेगुलर ग्राफ मिलता है, और जिसको अगर मैं एक्सटेंड करती जाऊं तो वो जहां पर भी मेरा ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर भी मेरी वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या wherever it is going to intersect the my जीरो कॉन्सेंट्रेशन लाइन, वो बन जाएगा मेरा मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर हम तो इसमें हम इजीली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ है, तो इससे हम इजीली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो पता कर सकते हैं। जिन्होंने ये कंसेप्ट नहीं देखा है वो प्लीज डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, तो इससे आपको ये वाला कंसेप्ट जो मैंने अभी लिया, ये तो मैंने अभी शॉर्ट में दिया, वी हैव टेकन दैट इन डिटेल इन द लास्ट वीडियो। सो
ये चीज जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कौन कौन से, ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द सॉल्ट। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी सॉल्ट्स है वो भी सभी क्या है, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स व्हाट, द वन विच डिसोसिएट कंप्लीटली। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई अगर सोल्यूशन में, मैंने यहाँ पर वाटर में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड्स, जितने भी वीक एसिड्स है या वीक बेसिस है, दे आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर मैं इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को इस सोल्यूशन में डालती हूँ, तब मुझे ग्राफ ऐसा नहीं मिलता, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ग्राफ। द ग्राफ दैट वी ऑब्टेन इन दैट केस इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के हम नहीं बता सकते कि ये जाके कहाँ पर एक्सटेंड होके ये कहाँ पर इस लाइन के साथ मैच होगा, बिकॉज देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। कभी ये कांस्टेंट जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, देन फिर से एकदम से राइज हो गया। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम सच ग्राफ दैट व्हाट विल बी द नेचर व्हेन इट इज गोइंग टू एक्सटेंड फर्दर। तो इस तरह के ग्राफ से, since we cannot find out the molar conductivity at zero concentration, therefore we are using the Colrosch law given by the FWG Colrosch to find out the molar conductivity at zero concentrations for the weak electrolyte. We can use it for any type of electrolyte, whether it is strong or weak. But specially we are going to use it for the weak electrolyte because there is no method to find out the molar conductivity for the weak electrolyte using the graph. Okay, so let us see one of the example to find out how this Colrosch law is applicable to find out the molar conductance at zero concentration for weak electrolyte. ठीक है, तो इसके लिए हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ले लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। सो लेट अस सी हाउ we can calculate out the molar conductance for weak electrolyte at zero concentration. ठीक है, now suppose we want to find out the molar conductance at zero concentration for acetic acid. Okay, so we are going to use the FWG Colrosch law to find out the molar conductance at zero concentration for acetic acid, and we will do this with the help by taking the help from strong electrolytes. मतलब हम क्या करेंगे, मोलार कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो हमें पता है उसको यूज करके हम इनकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलार कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर निकालेंगे। कैसे, लेट अस सी दैट। अब ये है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब अगर मैं इस पे कॉलरॉश लॉ अप्लाई करती हूँ, ठीक है, ये है मेरा कॉलरॉश लॉ, तो इसके ऊपर अगर मैं कॉलरॉश लॉ अप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट किस तरह से होता है, CH3COO माइनस और H प्लस, इस तरह से डिसोसिएट होता है। अब इस मॉलिक्यूल में एक ही आयन है CH3CO माइनस का, सो 1 into लैम्डा 0 ऑफ CH3COO माइनस प्लस एक, फिर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ निगेटिव आयंस, तो एक निगेटिव आयंस एक ये हो गया प्लस एक पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन अगेन H प्लस है जो कि एक ही है, सो 1 into लैम्डा 0 ऑफ H प्लस। ठीक है, बट अब ये जब निकालेंगे तो हमें ऑलरेडी इसका तो कुछ भी नहीं मालूम बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इसका मोलार कंडक्टेंस, ये जो है मोलार कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बट सिंस इट इज एन आयन फ्रॉम अ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो इसकी आयन की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इस आयन की वैल्यू और इस आयन की वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर दीज आयंस। मतलब इसी आयन का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, और दूसरा भी एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिससे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, और दोनों वैल्यू को सम अप करके हम क्या कर सकेंगे, वी कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कैसे, इसका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोचना है, मतलब क्या को सोचना है हमें कि इसका अगर मैं कोई सॉल्ट ले लेती हूँ, सॉल्ट सपोज मैंने ले लिया CH3COO मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये मैंने ले लिया। अब H प्लस वाले के लिए भी एक कोई सॉल्ट लेना होगा या एक कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा कि जिससे हमें H प्लस मिले। अब ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा HCl एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सपोज अगर इसका मैंने लैम्डा 0 की वैल्यू निकाली, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम इसको इजीली ग्राफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3COO की वैल्यू निकालती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी लैम्डा 0 ऑफ CH3COO माइनस
प्लस लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस। ठीक है, और दूसरा जो मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो है मेरा HCl। HCl के लिए अगर मैं लगाती हूँ कोलरॉश लॉ तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा 0 ऑफ Cl माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें पता है, मतलब हमें ये दोनों इंडिपेंडेंट आयंस की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है, मतलब हमें इन दोनों इंडिपेंडेंट आयंस की वैल्यू पता है। तो अब अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता है और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर यही दो वैल्यू चाहिए, ये बाकी के दो वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें चाहिए CHCOO माइनस और H प्लस। यस, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका लैम्डा 0 वैल्यू हमें पता है, ये भी पता है। लेकिन अगर मैं ये दोनों को ऐड कर देती हूँ तो इसमें ये दोनों भी आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक और ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसमें Na प्लस भी हो और Cl माइनस भी हो। मतलब जो हमें ये दो टाइप के आयंस दे, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब हमें सोचना होगा। वो है हमारा NaCl। डायरेक्ट हम सॉल्ट ले लेते हैं, ये भी एक सॉल्ट है विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं इसका लैम्डा 0 फॉर NaCl के ऊपर अगर मैं कोलरॉश लॉ अप्लाई करती हूँ तो क्या बन जाएगा, लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा 0 ऑफ Cl माइनस। यस, ये हो गया मेरा 3 इक्वेशंस। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज मुझे पता है, इन तीनों की वैल्यूज को यूज करके मुझे क्या करना है, मेरी ये दो वैल्यू के बारे में पता करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैंने ये दो फर्स्ट वाले, जिस तरह से हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में बॉन्ड एंथैल्पी की जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो हम उसमें क्या कर रहे थे, जो चीजें हमें रिएक्शंस में चाहिए उनको हम प्लस कर रहे थे और जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें हम माइनस कर रहे थे। वही चीज हमें यहाँ करनी है, हमें कुछ चीजें प्लस करनी है, कुछ चीजें माइनस करनी है, ताकि हमारे आंसर में ये दो आयंस की वैल्यू हमें मिल जाए। तो अब अगर मैं ये जो दो है, सपोज ये 3 इक्वेशंस हो गई, 1, 2 और 3। अब ये 3 इक्वेशंस में से मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ, ये दोनों का मैंने अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 COO Na plus lambda 0 of HCl will be equals to lambda 0 of CH3 COO minus plus lambda 0 of Na plus lambda 0 of H plus lambda 0 of Cl minus। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। अब बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी के दो टर्म्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से मैं ये सब्सट्रैक्ट कर दूंगी। मतलब मैंने यहाँ पे माइनस लैम्डा 0 ऑफ NaCl कर दिया। ठीक है, तो माइनस अगर मैं यहाँ करती हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा 0 ऑफ Cl माइनस। ठीक है, अब जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, लैम्डा 0 CHCOO प्लस प्लस Na लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस, यहाँ पर है प्लस लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस और यहाँ है माइनस लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस। तो मैं इसको इजीली कैंसिल आउट कर दूंगी, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगी। सो अगेन प्लस HCl और माइनस Cl ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या अब मेरा, CH3COO माइनस और H प्लस, जो मुझे चाहिए था वो मेरा आखिर में बच गया। मतलब यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ और इसको सब्सट्रैक्ट करती हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, दिस विल बी लैम्डा 0 ऑफ CH3COO H and that is nothing but equals to lambda 0 of CH3COO minus plus lambda 0 of H plus। So मैंने यहाँ क्या किया, कुछ नहीं किया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू पता थी उनको मैंने क्या किया है, दोनों वैल्यूज को प्लस कर दिया और उसमें से NaCl की सब्सट्रैक्ट कर दी एंड आई हैव गॉट द आंसर। तो मतलब अब वी कैन कैलकुलेट आउट और वी हैव फाइंड आउट द मोलार कंडक्टेंस एट 0 concentration फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये जो डाउट है आपका थोड़ा बहुत अगर जो नहीं भी समझ में आएगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, okay, suppose we have the numerical like this, calculate the molar conductance of AgI। okay, AgI is a weak electrolyte at 0 concentration if the molar conductivity of NaI, AgNO3 and NaNO3 at 0 concentrations are respectively 126.9, 133.4 and 121.5। okay, अब यहाँ पर let us read it once again and jot down what is given to us।
he is asking us to calculate the molar conductivity. मतलब we have to find out the molar conductivity at zero concentration for AgI. This is asked to us. Okay, if the molar conductivity means something is given, if the molar conductivity of NaI, AgNO3 and NaNO3 at zero concentrations are respectively. Okay, now when we use the word respectively means this value belongs to this value belongs to this, third value belongs to the third. Okay, so he's saying that if the molar conductivity at zero concentration for NaI is suppose 126.9 ohm inverse centimeter square per mole, then the molar conductivity at zero concentration for AgNO3 is 133.4. Again the unit will be the same, and third is given lambda 0 for NaNO3 is 121.5 ohm inverse centimeter square per mole inverse. Okay, so this much is given to us and it is asking us to find out the lambda 0 for AgI. Okay, now we will apply the Kohlrausch law. Now according to the Kohlrausch law, lambda 0 for AgI will be equal to 1 into lambda 0 of Ag plus ions plus 1 into lambda 0 of I minus ions. ठीक है, ये हमारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ. अब हमें दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमें इसकी या वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, बट हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो हम इस तरह से इनको इजीली नहीं कैलकुलेट आउट कर सकते. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज ऑल दीज लैम्डा 0 वैल्यूज टू फाइंड आउट दिस. ओके, सिंपल है. अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, Ag प्लस और I माइनस. तो हमें क्या करना है, हर एक के ऊपर जितने भी लैम्डा 0 वैल्यूज दिए, सबसे पहले हम उनके ऊपर क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई द कोलरॉश लॉ. नाउ सबसे पहले अगर मैं कोलरॉश लॉ लगाती हूँ फॉर द फर्स्ट, दैट इज NaI, तो क्या बन जाएगा ये, लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा 0 ऑफ I माइनस. ओके, ये होगी मेरी इक्वेशन 1 और इसकी वैल्यू जो है ये दी हुई है हमें 126.9. ओके, ये वैल्यूज हम नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे. ओके, अब सेकंड है मेरा लैम्डा 0 ऑफ AgNO3. If I'm going to apply the Kohlrausch law, then it will become lambda 0 of Ag plus ions plus lambda 0 of NO3 minus. ये हो गई मेरी second equation. Third will be lambda 0 for NaNO3 means lambda 0 of Na plus plus lambda 0 of NO3 minus. ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर सभी इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं. अब इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू, जीरो कंडक्टेंस, जीरो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर AgI. तो हमें क्या करना है, ये तीन इक्वेशंस को कुछ इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अप्लाई करना है सो दैट आई गेट लैम्डा 0 ऑफ Ag प्लस एंड लैम्डा 0 ऑफ I माइनस. ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मुझे इसमें से कौन कौन से टर्म्स चाहिए, पहले हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये वाला टर्म चाहिए, मतलब ये कैंसिल नहीं होना चाहिए और ये भी कैंसिल नहीं होना चाहिए. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड दीज टू, है ना, ये दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा. मींस आई हैव टू ऐड लैम्डा 0 ऑफ NaI प्लस लैम्डा 0 ऑफ AgNO3. अब ये दोनों ऐड करने के बाद आई डोंट वांट द रेस्ट ऑफ द टर्म्स, मींस आई डोंट वांट Na प्लस, आई डोंट वांट NO3 माइनस. सो इफ आई एम गोइंग टू सब्सट्रैक्ट दिस, ये अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. सो इफ आई सब्सट्रैक्ट इट, मींस इफ आई एम गोइंग टू सब्सट्रैक्ट NaNO3 फ्रॉम दिस, देन माय इक्वेशन विल बिकम, क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा 0 ऑफ I माइनस प्लस लैम्डा 0 ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा 0 ऑफ NO3 माइनस माइनस लैम्डा 0 ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा 0 ऑफ NO3 माइनस. ठीक है, ये सभी को मैंने, ये दोनों को क्या किया, ये दोनों के बीच में मैंने एडिशन किया और यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब्सट्रैक्शन. ओके, तो अब इनको सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, नाउ दिस Na प्लस पॉजिटिव एंड Na प्लस नेगेटिव विल गेट कैंसल, NO3 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव विल गेट कैंसल. ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी एंड रिमेनिंग विल बी लैम्डा 0 ऑफ Ag प्लस
प्लस लैम्डा जीरो ऑफ I माइनस, मतलब ही क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट मोलर कंडक्टिविटी फॉर AgI। तो मतलब जब मैं ये दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करती हूँ, उसमें से ये सब्सट्रैक्ट करती हूँ, तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी फॉर AgI मिल जाएगा, जो मेरा एम है। ओके, सो अप्लाई दिस, देयरफॉर lambda 0 for AgI will be equal to lambda 0 for NaI. Lambda 0 for NaI is 126.9. ठीक है, I'm not writing the unit because the unit will be the same. Unit will be the same for all the terms. Okay, plus lambda 0 of AgNO3 is 133.4 minus lambda 0 of NaNO3, that is 121.5. Okay, so first we will add these two. So 9 plus 4 will be 13, carry 1. 6 plus 3 is 9 plus 1 10, carry again 1. 2 plus 3 is 5 plus 1 6, and then 1 and 1 is 2, and decimal will be here, minus 121.5. So my answer will be again 13 minus 5 will be 8. Then the one which I have taken here वो मैं यहाँ पे return कर देती हूँ, तो 10 minus 2 will be again 8. यहाँ से लिया, यहाँ वापस किया, 6 में से 3 गया 3, 2 minus 1 is 1. So 138.8 ohm inverse centimeter square per mole will be my molar conductivity at zero concentration for AgI. So here we have taken out the answer. So I think you all must have understood how we are applying the Kohlrausch law to find out the molar conductivity of at zero concentration for weak electrolyte using the molar conductivities for the strong electrolyte. मतलब हमने क्या किया है, strong electrolyte की molar conductivity जिसको हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, ऐसी conductivities जो हमें already known है, उनका use करके हम क्या कर सकते हैं, we can apply the Kohlrausch law and we can find out the molar conductivity at zero concentration for weak electrolyte. Okay, so hope you have understood. And if you have any doubt regarding this video, then you may ask me in my comment box, and we will meet in the next video with a new topic of measurement of conductivity. Okay, so till then, thank you, bye bye.